क्यों ना सूरज को टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया है या फिर मेरी भाभी के साथ अपने नाजायज रिश्ते पर नए रिश्ते की मुहर चढ़ाने आया है। मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम दो भाई बहन थे। हमारे पापा नहीं थे। माँ थी जो हमेशा बीमार रहती थी, तो माँ ने भाई की शादी करा दी। मेरा भाई और भाभी एक ही कॉलेज में थे। दोनों में प्यार था, इसलिए दोनों के घर वालों ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी करवा दी। वरना भाभी के अमीर घर के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। मेरी भाभी काफ़ी पैसे वाले घर से थी। उनके 4 भाई थे, पर वो सब दिल्ली में रहते थे। मेरी भाभी के पापा आर्मी में मेजर थे और उनकी माँ, जो खुद भी एक अच्छी जॉब से रिटायर थी। काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था। हमारे घर से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, 10 से 12 किलोमीटर ही था। इसीलिए भी उनकी माँ ने अपनी बेटी हमारे यहाँ ब्याह दी थी। शादी के कुछ समय बाद ही हमारी माँ गुजर गई। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए। मेरी भाभी का नाम वीरांगना था। वो बहुत सुंदर थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। शादी को अभी 1 ही साल हुए थे। इस बीच मेरी भाभी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही भाभी का मायका था। भाभी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने भाभी से मजाक मजाक में पूछ लिया, भाभी, आप हर 15 दिन पर किसी न किसी बहाने मायके चली जाती हो। आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? मेरी इस बात पर भाभी बहरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है। घर में और कोई है नहीं। मेरे 4 भाई दिल्ली में रहते हैं। उसे देखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी? मैं भाभी की बात को सच मान गई और मुंह से निकले शब्दों पर पछताने लगी। दिन भर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी भाभी का दिल दुखा दिया। इसीलिए शाम होते होते मैं भाभी के पास गई और उनसे माफ़ी मांग ली। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं सुबह जल्दी ही सेंटर पर पहुंच गई। इत्तेफाक से वहां मुझे भाभी के मायके की मेरी एक सहेली सरिता मिली। मैंने सरिता का फ़ोन नंबर लिया और उससे बोली, अगली बार जब मेरी भाभी मायके जाएगी तब मैं उसे कॉल करूंगी। सरिता, जो मेरी पक्की सहेली थी, अब मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अब मैं घर से कहीं नहीं निकलती थी। घर में रहकर पढ़ाई करती और घर के कामों में भाभी का हाथ बटाती। एक दिन सुबह उठी तो देखा कि भाभी सज धज कर निकलने को तैयार है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ बीमार है, आज जा रही हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगी। कुछ देर में भाभी घर से बाहर निकली और ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गई। उनके जाते ही मैंने अपनी सहेली सरिता को फ़ोन लगाया और उसे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया। सरिता मेरी भाभी के मायके की रहने वाली थी और भाभी के बिल्कुल पड़ोस में ही रहती थी। सुबह से शाम हो गई थी और इस बीच में लगातार सरिता से संपर्क में बनी हुई थी, लेकिन भाभी अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी। अब मैंने भाभी के नंबर पर फ़ोन किया। भाभी ने फ़ोन उठाया और बोली, क्या बात है शिवानी, क्यों फ़ोन किया? घर में सब ठीक तो है ना? मैं बोली, सब ठीक है। आपकी माँ की तबीयत कैसी है? भाभी बोली, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, दवाई दी है, फिलहाल माँ ठीक है, कल शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी शिवानी। भाभी की मीठी बातें सुनकर मुझे ज़्यादा देर रहा नहीं गया। मैंने सीधा सवाल किया, भाभी, तुम अपने घर पर ही हो ना? भाभी झट से बोली, शिवानी, तुम भी ना हद करती हो। मैं और कहाँ जाऊंगी, बताओ तो। ठीक है भाभी, आप अपना ख्याल रखना, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। भाभी का फ़ोन काटते ही मैंने सरिता को फिर फ़ोन लगाया और बोली, सरिता, तू पक्का मेरी भाभी का घर जानती है या मुझे बेवकूफ़ बना रही है? सरिता ने कहा, शिवानी, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी? तेरी भाभी
वीरांगना का घर मेरे घर के बगल में ही है। मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। तेरी भाभी के पापा मोहनलाल शर्मा, उन्हें कौन नहीं जानता। आर्मी में मेजर थे, उनको पूरा एरिया जानता है। सरिता का फ़ोन काटने के बाद मैं ज़्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि भाई को फ़ोन लगाकर उन्हें अभी भाभी के मायके भेज दूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं अगर सरिता गलत साबित हुई तो भाभी की नज़र में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। रात 10 बजे भाई अपने काम से घर लौट कर आ गया। भाभी घर में रहती तो भाई को रात का खाना वही देती। भाभी के ना रहने पर मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। भाई ने आते ही मुझसे बोला, शिवानी मैं गरम गरम रोटियां खाऊंगा। मैं हाथ धोकर आया, तू जल्दी से खाना लगा। भाई खाना खाने बैठ गया। मैं गरम गरम रोटियां लगा कर दे रही थी। इसी दौरान मैंने भाई से कहा, भाई भाभी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती हैं, लेकिन मेरे हाथों से हमेशा जल जाती हैं। आपकी बात हुई क्या भाभी से? भाई बोला, हाँ तेरी भाभी से अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई है। मेरी सासू माँ बीमार है, आज दवा दिलाई है, वो कल शाम तक घर आ जाएगी। मैंने कहा, भाई ये कितनी गलत बात है ना कि भाभी के 4 भाइयों के होते हुए भी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़ रखे हैं। अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करना उन लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं? कब तक भाभी परेशान होती रहेंगी? भाई ने कहा, शिवानी तू कब से इतनी समझदार हो गई? वैसे मैं इस इश्यूज़ पर तेरी भाभी से बात कर चुका हूँ। वो कहती है कि उनकी माँ ही दिल्ली नहीं जाना चाहती, वो अकेली रहना चाहती है क्योंकि वही उनका दिल लगता है। वो यहीं आखिरी समय बिताना चाहती हैं, तो इसमें कोई क्या करे? तू तो जानती ही है, उनके 4 बेटे उन्हें अपने साथ दिल्ली में रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है शिवानी। पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपये की ज़रूरत थी। मैं बहुत परेशान था। मैंने सास से बोला, उन्होंने झट मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे ससुर मोहनलाल शर्मा आर्मी में मेजर रहे थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई हैं। मोटा पेंशन मिलता है उन्हें। उनके सारे बेटे बहू अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं। 3 बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं और एक बेटे का अपना बिजनेस है दिल्ली में। बड़े वाले साले साहब ने तो बहुत आलीशान घर बनवाया है, लेकिन सासू माँ वहाँ भी नहीं जाती। कहती हैं कि इतने बड़े घर में दम घुटता है उनका। मैं समझ गई कि भाभी के बार बार मायके जाने से भाई को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते हैं वो झट से उन्हें रुपया दे देती है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई अपना काम निकाल कर उन्हें रुपया लौटा देते हैं। सास और दामाद के बीच इस तरह का लेन देन चलता रहता है, इसीलिए भाभी अब अपनी मर्जी से मायके आती जाती हैं और भाई को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये कैसा प्यार हुआ कि शादी के 3 साल में ही मन भर गया और इधर उधर मुंह मारने लगे। भाई को खाना खिलाकर मैं सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर भाभी अपनी माँ के घर नहीं है तो वो कहाँ है। मैंने एक बार फिर सरिता को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह में उठी ही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सरिता का फ़ोन था। मैं उससे कुछ कहती कि वो ही बोल पड़ी, शिवानी तेरी भाभी अभी अभी ऑटो से उतर कर अपनी माँ के घर में आई हुई है। सरिता से ये सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई कि भाभी रात भर कहीं और ही थी और सुबह अपने घर पहुंची है ताकि वो अपने झूठ पर पर्दा डाल सके। भाभी अब भाई को फ़ोन करेंगी और अपनी माँ से बात करवाएंगे ताकि भाई को किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। भाई नाश्ते पर बैठा ही था कि उनके फ़ोन पर भाभी का फ़ोन आ गया और भाभी ने अपनी माँ से भाई की बात कराई। नाश्ता कर भाई अपने काम पर चला गया। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आंख लगी ही थी कि सरिता का फ़ोन आ गया और वो बोली कि भाभी अभी अभी वहाँ से निकली है। शाम 4 बजे तक भाभी घर पहुँच गई और सीधा मेरे रूम में आई और बोली, शिवानी आजकल तुम्हें मेरी बड़ी चिंता होती है।
कल तुमने फ़ोन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में उनको सुनने के बाद मैंने पूछा, आपकी माँ की तबीयत कैसी है? भाभी, वो बोली, अभी तो वो ठीक है, कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बेड पर पड़े हुए भाभी के चरित्र का विश्लेषण करने लगी। कैसी बदचलन औरत है मेरी भाभी। बेशर्मी की सारी हद पार कर रखी है भाभी ने। मेरे शरीफ भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है ये औरत। भाभी ने भाई से लव किया था, लेकिन क्या लव ऐसा ही होता है? कैसी चरित्रहीन औरत है मेरी भाभी। छी, भाई के सामने बड़ी शरीफ बनती है। मैं भाभी के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भाभी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए मैं खामोशी के साथ वक्त का इंतज़ार करने लगी। अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि सुबह सुबह भाभी फिर से मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मैं भाभी से बोली, कब तक वापस आओगी भाभी? भाभी बोली, कल दोपहर तक आ जाऊंगी। वो क्या है कि माँ की खाते में उनकी पेंशन आई हुई है, वो बीमार है तो रुपया निकालने मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है भाभी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं रात का खाना बना लूँगी। भाभी के निकलते ही मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर बंद किया। स्कूटी स्टार्ट करके मैं भाभी के ऑटो के पीछे निकल पड़ी। उनके घर की दूरी 10-12 किलोमीटर ही थी, लेकिन ट्रैफिक और सड़क ख़राब होने की वजह से 1 घंटा लग जाता था। भाभी अपने घर के रास्ते पर ही थी, तो मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। भाभी को इस बात का शक तो नहीं हो गया। तभी भाभी का ऑटो दूसरी ओर मुड़ गया और कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने रुक गया। ऑटो वाले को किराया देने के बाद भाभी सीधे उस घर में चली गई। घर के बाहर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को गौर से पढ़ा तो विलास ठाकुर लिखा हुआ था। मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में घर पहुंच गई। रात को खाना खाने के बाद भाई से बोली, भाई, भाभी से बात हुई क्या आपकी? भाई ने कहा, हाँ शाम को बात हुई थी, अभी खाने के बाद एक बार फिर बात करूँगा। वैसे तुझे आजकल अपनी भाभी की बड़ी चिंता होती है। भाई की बात सुनकर मैं कुछ बोलती ही तभी भाई ने दोबारा बोला कि हाँ, सामने वाली अम्मा बोल भी रही थी, दोनों नंद भाभी के बीच बहुत प्यार है, देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फिर भाई आगे बोला, पता है शिवानी, वीरांगना आज सुबह ही तेरे रिश्ते की बात कर रही थी मुझसे, तुझे भी तो बताया ही होगा ना उसने। भाई की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। भाभी ने मुझे इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की। मैं भाई की बात सुनकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट कर सोचने लगी, मैं भाभी के रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कर सकती। वो औरत बदचलन है। अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर भाभी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहती हैं। और कहीं ये उसी लड़के से ही तो नहीं बात कर रही जिसके साथ उनका आजकल चक्कर चल रहा है, क्योंकि भाई ने बताया कि लड़का यहीं का रहने वाला है जहां भाभी का घर है। ये सब सोचकर मैं भाभी को कोसे जा रही थी और मुझे भाई पर बहुत तरस आ रहा था कि वो जिस औरत पर आंखें बंद कर कर भरोसा करते हैं, वो औरत तो छुपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो सरिता का कॉल आया कि भाभी अभी अभी अपनी माँ के घर पहुंची हैं और हर बार की तरह भाई के फ़ोन पर भाभी का फ़ोन आया। भाई ने अपनी सास से बात की और पता चला कि भाभी दोपहर तक घर आ जाएंगी। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। इस बीच घर में मैं भाभी के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करती ताकि उन्हें ज़रा भी शक ना हो कि मैं उनके गहरे राज जान चुकी हूँ। एक दिन मैं घर से बहाना करके निकली और सीधे उसी जगह पहुँची जहाँ मैंने पिछली बार भाभी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने के किराना दुकान पर गई और हेलमेट सर पे लगाए हुए दुकान वाले से बोली, अंकल क्या सूरज इसी मकान में रहते हैं? सूरज वही था जिससे भाभी मेरी शादी करने को बोल रही थी। दुकानदार बोला, इस मकान में तो सूरज नाम का कोई नहीं रहता। मैंने और ज़्यादा सवाल नहीं किए और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार भाभी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी तो मुझे भाई से मालूम हुआ कि घर में दिल्ली से भाभी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। भाभी भी बड़ी खुश नज़र आ रही थी और भाई भी बहुत बिजी था। 10 बजे तक घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। भाभी के दिल्ली वाले भैया और भाभी आए हुए थे।
साथ में सूरज नाम का लड़का भी था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो लगा कि भाई को अभी सारी बात बता दूं, फिर कुछ सोच कर रुक गई। शादी तो करनी नहीं थी, क्यों ना सूरज को थोड़ा टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया है या फिर मेरी भाभी के साथ अपने नाजायज रिश्ते पर नए रिश्ते की मोहर चढ़ाने यहाँ आया है। मैं सूरज के सामने बैठी थी। वो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं उसकी नज़रों को बर्दाश्त करने को मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गिद्ध जैसी आंखों को नोच लेती। भाभी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनकी भाभी के भाई का था, लेकिन इस वक्त तो वो लड़की वालों की तरफ से ही थी। सूरज को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी भाभी का आशिक ना होता तो लड़का बुरा नहीं था। सुंदर, गठीला और कामयाब लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। उनके घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया। वो तो शादी की तारीख रखने वाले थे, लेकिन भाई ने समझदारी दिखाई और बोला कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी की तारीख तय कर देंगे। मेरे ग्रेजुएशन में अभी 1 साल का वक्त था। मैंने राहत की सांस ली। भाभी के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने के लिए इतना वक्त काफ़ी था। सूरज के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और सूरज ने मेरा नंबर भी ले लिया था। अब वो मेरे नंबर पर लगातार मुझे कॉल करने लगा। मैं उससे बात कर लेती ताकि मैं उसकी मंशा बखूबी जान सकूं। इस बीच सूरज मुझसे कई बार मिलने की जिद करता। मुझे इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर ना होने देती और हर बार टाल जाती। मैं इस ताक में थी कि एक बार मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं। बस 1 महीना गुजर गया। इस बार भाभी अब तक मायके के चक्कर नहीं लगाई। अभी मैं ये सोच ही रही थी, तब तक देखा कि भाभी अब मायके जाने की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में भाभी के अंदर की हवस की आग भड़क उठी थी। शायद इसीलिए इतनी बारिश में भी उनसे रुका नहीं जा रहा था। बड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं भाभी से बोली, भाभी आज बारिश की वजह से शायद कोई ऑटो वाला तैयार ना हो, इसीलिए आज मत जाइए, मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। भाभी ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑटो मिला और वो निकल गई। भाभी के घर से निकलते ही मैं भी घर से निकल गई। भाभी के कुकर्मों को अपनी आंखों से देखने वाला एक गवाह तो हो मेरे साथ, इसलिए मैंने सरिता को पूरी बात बता दी थी और उसे बुला लिया था ताकि मैं अकेली न पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद सही समय और बताई गई जगह पर सरिता मुझे मिल गई। सरिता जो मेरी अपनी नहीं थी, वो इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पर रख कर आई थी। अब स्कूटी पर सरिता और मैं भाभी के ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में भाभी का ऑटो उसी पुराने मकान के आगे रुका। भाभी मकान के अंदर दाखिल हुई। भाभी के अंदर दाखिल होते ही मैं और सरिता भी मकान तक पहुंच गए, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था। मकान की बाउंड्री जर्जर हालत में थी। थोड़ी सी कोशिश में हम उस दीवार को फांद कर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने सरिता को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से भाई को मैसेज टाइप कर दिया, भाई मैंने आपको लोकेशन सेंड किया है, आप इसी लोकेशन पर जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं। आपके लिए यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। मैं डर रही थी ये सोच कर कि कहीं सूरज जैसे मुझटंडे ने मुझ पर हमला कर दिया तो उस चुड़ैल को तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी, लेकिन सूरज नहीं। इसीलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते ही मैंने सरिता से कहा कि वो गेट पर ही रुके और मेरी चीख सुनते ही वो गली में शोर मचाना शुरू कर दे ताकि यहाँ लोग जमा हो जाए। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से ये कोई बहुत पुराना भूत बंगले टाइप वाला मकान लग रहा था। एक छोटी गैलरी के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा नजर आया। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी भाभी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैरों से लगकर वहां रखा गमला नीचे गिरकर टूट गया। मुझे वहां देखकर भाभी चौंक गई और बोली, शिवानी तुम यहाँ?
मैं भी अपने गुस्से को काबू ना कर पाई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, गेट पर मेरी सहेली खड़ी है और भाई भी थोड़ी देर में पहुँचने वाला है। मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दिया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है भाभी, निकालो उस बदमाश सूरज को बाहर जो मेरा पति बनने निकला था। तुम दोनों ने भी गज़ब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी इस खौफनाक प्लानिंग को बहुत पहले ही समझ गई थी। भाभी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो बोली, शिवानी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अंदर सूरज नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है। अंदर आओ और ख़ुद देख लो। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो वीरांगना, तुम्हारी माँ तो दूसरी जगह रहती है। भाभी कुछ कहती इससे पहले सरिता भी वहाँ पहुँच गई। सरिता को देखकर भाभी और भी हैरान हो गई। वो बोली, दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुँचे तो देखा कि बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा ख़त्म हो गया। मैं कुछ बोलती तभी भाभी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है और वो वाली माँ ने मुझे पाला है। हम 6 बहनें हैं। मेरे पापा का नाम विलास ठाकुर था। वो मेजर साहब के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। मेजर साहब के एक के बाद एक 5 लड़के ही पैदा हुए और इधर मेरे पापा मम्मी के भी 5 लड़कियां हो गई। जब मेरी ये माँ 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई तो मेजर अंकल की बीवी यानी कि मेरी पालने वाली माँ ने मेरे पापा से कहा कि अगर इस बार भी उनके बेटी हुई तो वो जन्म होते ही इस बच्ची को उनके हवाले कर, इस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यही सोचकर मेरे माँ बाप राज़ी हो गए और मेरे जन्म के बाद ही मुझे मेजर साहब के हवाले कर दिया। जैसा मेरे माँ बाप ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छे माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन 2 साल पहले मुझे पैदा करने वाले मेरे पापा का देहांत हुआ। तब मुझे माँ ने बताया कि वो मेरी असली माँ नहीं है। मुझे पालने वाली मेरी माँ इतनी महान औरत है कि वो अब तक मेरी इस माँ की देख रेख का पूरा खर्चा उठाती है। एक परमानेंट मेड यही माँ के साथ रहती है, जो बेटी की तरह मेरी माँ की देखभाल करती है। इस मेड के बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्च मेरी वो वाली माँ उठाती है। 10-15 दिनों पर जब वो मेड अपने घर जाती है तब माँ की देखभाल के लिए मुझे इसके पास आना पड़ता है। कई बार सोचा कि तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत ना कर पाई और सोचा कि जब माँ का देहांत होगा तब बता दूंगी। हम भाभी की बात सुन ही रहे थे जब तक थोड़ी देर में भाई भी लोकेशन पर पहुंच चुका था और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। भाई ने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी ने मेरी इस गलती को माफ़ कर दिया और भाई को भी ये भनक ना लगने दी कि मैं भाभी का पीछा करते हुए उनके घर पहुंची थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुई और कई महीनों तक मैं भाभी से नज़रें नहीं मिला पाई। फिर मैंने भाई से बात की कि भाभी की माँ को हम अपने घर पर रखेंगे ताकि भाभी उनकी अच्छे से देखभाल कर सके। भाई मान गया और भाभी भी बहुत खुश हो गई। अब भाभी की माँ हमारे साथ ही रहती हैं और उनको पालने वाली माँ को भी मिलने जाती हैं। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते एक शायरी सुना देती हूँ। मुझे गुनहगार साबित करने की जहमत ना उठा, मुझे गुनहगार साबित करने की जहमत ना उठा, बस खबर कर दे क्या क्या कबूल करना है। शायरी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।